नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एच.एल. सैनी और टेक्निकल गुरु एच.एल. सैनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे ईएमएफ, विभव और विभवांतर के बारे में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं यह वीडियो। दोस्तों, कल की क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था। उस होमवर्क वाले क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, उसके बाद में अपन विभव और विभवांतर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कल का अपना क्वेश्चन था, उसको जिन बच्चों ने नहीं देखा कल वाला वीडियो, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और उस लास्ट में जो क्वेश्चन दिया था मैंने, उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये था दोस्तों, जो नहीं भी देख पाते हैं तो वो क्वेश्चन को एक बार सुन लीजिए कि इसमें बोला था कि यदि किसी चालक तार को कितने इलेक्ट्रॉन अर्थात कितना आवेशित किया जाए कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो। दोस्तों, ये डेल्टा एम क्या है? द्रव्यमान में वृद्धि है। और वृद्धि कितनी करवाना चाह रहा है? 9.1 नैनोग्राम। तो दोस्तों 9.1 का मतलब 9.1 और नैनो शब्द का मतलब होता है 10⁻⁻9 ग्राम। यदि मुझे द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि करनी है तो उस चालक तार से कितने इलेक्ट्रॉन प्रदान करने पड़ेंगे? मेरे प्यारे दोस्त, आप जानते हो कि जो एक इलेक्ट्रॉन है, उस एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। यदि इसी चीज़ को आप ग्राम में लिखोगे तो ये वैल्यू आएगी 9.1 × 10⁻28 ग्राम। किन्हीं दोस्तों के मन में आ रहा होगा कि साहब ये 31 किलो में लिख दिया और 28 ग्राम में लिख दिया। देखिए, किलो का मतलब होता है 10⁻3। तो प्लस का 3 और माइनस का 31 से कितनी वैल्यू प्राप्त होगी? -28। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक इलेक्ट्रॉन कितना बढ़ाता है? 9.1 × 10⁻28 ग्राम वृद्धि करता है। किसमें? द्रव्यमान में। तो हमें वृद्धि कितनी करवानी है? 9.1 × 10⁻9। कितने नैनोग्राम की हो गई? 9.1 × 10⁻9 ग्राम की वृद्धि करवानी है। तो दोस्त, ये जो वृद्धि करवाने के लिए मुझे क्या चाहिए? कुछ इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यदि एक इलेक्ट्रॉन का मुझे द्रव्यमान पता हो, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मुझे पता हो और इलेक्ट्रॉनों की संख्या मुझे ज्ञात करनी हो, तो उससे मैं गुणा कर दूंगा। तो कितनी वृद्धि के बराबर होगा ये? 9.1 × 10⁻9 के बराबर होगा। दोस्तों, n यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हमें ज्ञात करनी है। और me क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान, जिसका मान कितना है? 9.1 × 10⁻28। तो ये मान कितने के बराबर है? 9.1 × 10⁻9 के बराबर। तो 9.1 से 9.1 कट गया। n का मान ज्ञात करेंगे तो 10⁻9 में 10⁻28 का भाग लगाएंगे। दोस्त, जो ये नीचे वाली घात है ऊपर की तरफ जाएगी तो इसका क्या परिवर्तित होता है? केवल चिन्ह। तो 10⁻9 और ये हो जाएगा 10⁻28, क्योंकि नीचे घात माइनस की है तो ऊपर जाएगी किसकी? प्लस की। देखिए दोस्तों, दोनों का जो द्रव्यमान है, जो दोनों का जो आधार है वो कितना है? 10 है। एक का -9 है और दूसरे की घात 28 है। तो 28 और -9 तो कितना बचेगा दोस्तों? 10⁻+19। कहने का मतलब क्या है कि यदि मुझे उस चालक तार को 10⁻19 इलेक्ट्रॉन दूंगा तब उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि होगी। तो दोस्तों, ये तो था अपना कल वाला वीडियो, जिसे मैंने आपको एज ए होमवर्क दिया था, क्योंकि इससे टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में एक इंटरेक्शन बना रहता है कि भाई हम पढ़ ही रहे हैं कि सिर्फ लेट के काम चला रहे हैं। तो दोस्त, ये दोनों तरफ से सहयोग है कि मैं भी उस चीज़ को आपके लिए देता हूं और उसका रिप्लाई आप कमेंट सेशन में किया करो। जो भी मैं आपको क्वेश्चन प्रदान करूं उसका हमेशा आंसर कमेंट सेशन में आना चाहिए। दोस्तों, तो आज के टॉपिक के बारे में हम चर्चा स्टार्ट करेंगे। जल्दी से इसको उतार लीजिए ताकि अपन आगे वाले टॉपिक पे जल्दी से चर्चा कर सकें। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक था, उस टॉपिक का नाम मैंने जैसे आपको थंबनेल में भी दिया है और अभी मैंने आपको बताया भी है
कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ईएमएफ, विद्युत विभव और विभवांतर। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम ईएमएफ, विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में। दोस्त, चर्चा करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इन शब्दों की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों, कल वाली क्लास में अपन ने जो विद्युत धारा की बात की थी, तो अपन ने क्या बोला था उसमें कि किसी भी चालक तार में धारा का प्रवाह कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो चालक तार में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या खुद अपने आप से होता है क्या यदि मैं कोई, जैसे कि मैं किसी चेयर पे बैठा हूँ लोहे की पे, तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ऑटोमेटिक होगा क्या? तो दोस्तों जवाब आएगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चालक तार में इलेक्ट्रॉन ज़रूर हैं, उस चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़रूर है, लेकिन उन इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करने के लिए मुझे बाहर से क्या लगाना पड़ेगा, दबाव। और वो दबाव लगाने का काम कौन करती है? हमारी बैटरी। देखो दोस्तों, इसी चीज़ को एक छोटे से उदाहरण से भी अपन समझ सकते हैं। जैसे कि आपके घर में एक पानी की टंकी ये है और एक पानी की टंकी ये है, और इस पानी की टंकी को कुछ इस प्रकार से जोड़ा गया है। ये दोनों टंकियों की ऊंचाई बराबर है और दोनों में फुल पानी भरा हुआ है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि दोनों पानी की टंकियां भरी हुई हैं, तो क्या इस तरफ का पानी इस तरफ जाएगा या इस तरफ का पानी इस तरफ आएगा? तो शायद जवाब आएगा कि सर, पानी का प्रवाह ना तो इधर से इधर होगा और ना ही इधर से इधर होगा। क्यों? क्योंकि जितना दाब इस तरफ है उतना ही दाब उस तरफ है। तो जब तक कोई दाब में अंतर नहीं होगा तो पानी का प्रवाह नहीं होगा। तो यदि किसी प्रकार से मैं क्या कर देता हूँ, इस टंकी को आधी खाली कर देता हूँ किसी भी माध्यम से, तो यहाँ पर दाब क्या हो गया, कम, और यहाँ पर दाब क्या हो गया, ज़्यादा। जिसके कारण क्या होगा कि पानी का प्रवाह कहाँ से कहाँ हो रहा है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो आपने देखा कि दो स्थानों पर पानी का प्रवाह तभी संभव है जब पानी के दाब में क्या हो, अंतर हो। तो ऐसी ही कुछ चीज़ यहाँ पर हम प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये हमारी बैटरी है ये दाबांतर प्रदान करने का काम करती है। तो दोस्तों, जो ईएमएफ शब्द है, इस शब्द का क्या मतलब है, सबसे पहले ईएमएफ के बारे में जानेंगे, बाकी दो शब्दों के बारे में इसके बाद में। तो पहले एक एक वर्ड्स को लेते हैं। तो ईएमएफ की पूर्ण फॉर्म होती है अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में इसे कहते हैं विद्युत वाहक बल। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस ईएमएफ वर्ड का क्या मतलब है? तो पहला शब्द है फोर्स, दूसरा शब्द है मोटिव और तीसरा शब्द है इलेक्ट्रो। तो फोर्स अर्थात बल क्या होता है? तो दोस्तों, अगर साधारण सी भाषा में बात करूं तो बल क्या होता है, किसी चीज़ को खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। अगर बहुत आसान शब्दों में बात करूं तो, या स्टैंडर्ड परिभाषा की बात करूं तो बल एक भौतिक राशि है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने की चेष्टा रखे, क्या कहलाता है, बल। तो बल किसी चीज़ को खींचना या धक्का। मोटिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना, और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन अर्थात आवेश का। तो यदि इन वर्डों से ही मैं परिभाषा को बनाना चाहूँ तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि द फोर्स विच मोटिवेट द इलेक्ट्रॉन्स, कि वह बल जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, मोटिवेट करता है। किस चीज़ के लिए मोटिवेट करता है? किसी बंद विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए मोटिवेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। अर्थात वह भारी बल जो आवेश को किसी बंद विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने के लिए या प्रवाहित करने के लिए बाध्य करता है, क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल। जैसे मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि भाई आप पढ़ो, आपको नौकरी लग जाएगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, क्या करने के लिए, जॉब करने के लिए, कि जॉब तभी लगेगी जब आप क्या करोगे, रेगुलर पढ़ाई करोगे। ऐसे ही विद्युत वाहक बल क्या हुआ कि वह भारी बल हुआ जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसी विद्युत परिपथ में होता है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और कई बार बच्चों के दिमाग में भी रहता है कि सर ये विद्युत वाहक बल वास्तव में बल है क्या? तो दोस्तों जवाब आएगा कि ये बल नहीं है। तो दोस्त आप ही तो बोलोगे कि सर आप तो बार बार में कह रहे हो कि ये बल है। तो दोस्त ये वास्तव में बल नहीं है। तो ये क्या है, इस इलेक्ट्रॉन या आवेश को प्रदान की गई ऊर्जा है।
एक्चुअल में ये जो वर्ड था वो उस समय पे लिया गया जिस समय पे लोगों को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में जानकारी नहीं थी। देखो उदाहरण के तौर पे मेरी मान लो कि ये कोई बैटरी है, ये कोई सेल है, इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, और इन दोनों के बीच में मैंने क्या लगा दिया, एक विद्युत बल्ब लगा दिया है, और यहाँ पर क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। जैसे इसमें रासायनिक क्रिया होगी जिसके फलस्वरूप क्या होगा, विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होगी। तो दोस्तों ये देखते हैं कि जैसे ही हम इसको लगाते हैं बल्ब को, तो बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। तो बल्ब क्यों जलता है, क्योंकि यहाँ से क्या पैदा किया जा रहा है, एक विद्युत दबाव, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगा है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो किसका प्रवाह होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो कहने का मतलब है जो ये हमारा विलयन है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप क्या पैदा होती है, ऊर्जा, और जो ऊर्जा है उस ऊर्जा से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित, और उत्तेजित होकर परिपथ में प्रवाहित होते हैं। इसलिए मैं बोलते हैं कि विद्युत वाहक बल क्या है, कि किसी आवेश को, अर्थात किसी इकाई धनावेश को, किसी इकाई धनावेश को विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य। तो मैं क्या कर रहा था, इस आवेश को प्रवाहित कर रहा था, किस में प्रवाहित कर रहा था, तो किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित कर रहा था। तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा ईएमएफ है, जो मेरा विद्युत वाहक बल है, किसी इकाई धनावेश को परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य है। तो आसान सी भाषा में मैं बात करूं तो दोस्तों, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो ईएमएफ का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम, और इस जूल प्रति कूलाम को ही वैज्ञानिक वोल्ट के सम्मान में हम वोल्ट कहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ईएमएफ का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, जो कि जूल प्रति कूलाम के समानार्थी होता है। ये हो गया मेरा ईएमएफ। कार्य को W से और आवेश को किससे दर्शाते हैं, Q से, अर्थात ईएमएफ बराबर हो गया W/Q, अर्थात किसी आवेश को विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। तो ये सामान्यतः जो वर्ड है वो अपन बैटरी के फेवर में ज़्यादा चर्चा में लाते हैं। अब बात करते हैं बाकी के बचे हुए 2 वर्ड्स के बारे में। अब वो 2 वर्ड्स कौन से हैं, एक तो है विभवांतर और दूसरा वर्ड है विभव। तो देखिए अपन बात करना चाह रहे हैं किसके बारे में, पहले विभवांतर के बारे में और फिर चर्चा करेंगे किसकी, विभव की। दोस्तों विभवांतर को बोलते हैं अंग्रेजी की भाषा में पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल का P और डिफरेंस का D, तो इसे शॉर्ट में PD भी कहते हैं। ये क्वेश्चन इस बार लोको पायलट 2019 में पूछा था कि PD का मात्रक क्या होता है। तो 99% बच्चों को तो यही पता नहीं था कि ये PD क्या है। वो PD का मतलब पेन ड्राइव समझ रहे थे, लेकिन यहाँ PD का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, अर्थात चर्चा किसकी करना चाह रहा है, विभवांतर की। तो देखिए विभवांतर क्या है और क्या मतलब है, इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि हमारे पास में क्या, मान लीजिए कोई आवेश है, ये मान लो आवेश क्या है, क्यों है। तो दोस्तों आवेश की गति 3 प्रकार से होती है, या तो आवेश क्या रहे, स्थिर रहे, या आवेश एक समान चाल से गति करे, या आवेश फिर त्वरित गति करे। तो हम अभी चर्चा कर रहे हैं आवेश के स्थिर नेचर के बारे में कि आवेश किसी प्रकार की कोई गति नहीं कर रहा है। तो जब आवेश स्थिर होता है तो दोस्तों स्थिर आवेश के कारण जो क्षेत्र पैदा होता है उसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, अर्थात विद्युत क्षेत्र। तो स्थिर आवेश के कारण हमेशा कौन सा क्षेत्र पैदा होता है प्यारे दोस्तों, विद्युत क्षेत्र पैदा होता है। तो मान लीजिए कि मेरे पास में क्या है, ये कोई आवेश है, ये मेरे पास में कोई आवेश है। तो इस आवेश के कारण इसका चारों ओर क्या होगा, इसका क्षेत्र होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब यदि इस विद्युत क्षेत्र में मैं कोई दूसरा आवेश, यदि मैं इस विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश लेके आऊँगा तो क्या ये आवेश इसके द्वारा कुछ न कुछ बल महसूस करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो दोस्त यदि मुझे ये पूरा मेरा क्या है, विद्युत का क्षेत्र है, मेरा क्या मान लीजिए कि ये पूरा एरिया है वो क्या है, विद्युत का क्षेत्र है। ये हो गया मेरा विद्युत का क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र में मुझे कोई आवेश Q0 लेकर के आना है। ये Q0 आवेश मेरे पास में यहाँ रखा हुआ है
और इस बिंदु को मैंने नाम दे रखा है ए, और इस पूरे क्षेत्र में मैं क्या कर रहा हूँ, इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लेके आना चाहता हूँ। तो दोस्त ये जो आवेश है इसको यदि ए बिंदु से मुझे बी बिंदु तक लाना है तो किसी आवेश की मैं क्या कर रहा हूँ, स्थिति में परिवर्तन। और दोस्तों किसी भी वस्तु की स्थिति या अवस्था में परिवर्तन के कारण कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो मुझे इस आवेश को कहाँ से कहाँ लेकर के आना है, बिंदु ए से बिंदु बी तक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए इसकी स्थिति में परिवर्तन अर्थात मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा, अर्थात इसकी जो ये ऊर्जा का रूप होगा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगा। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक अर्थात विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए से बिंदु बी तक मुझे लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो इन दोनों बिंदुओं का क्या कहलाता है, विभवांतर। मतलब विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के विभव का अंतर ही मेरा क्या है, विभवांतर है। क्योंकि मुझे इस क्षेत्र में लेके आना पड़ेगा तो मुझे कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। किसको लेके आ रहा हूँ, आवेश को लेके आ रहा हूँ। तो विभवांतर में भी हम किसको लेकर के आ रहे हैं, आवेश को। तो आवेश को लाने में क्या करना पड़ रहा है मुझे, कार्य। तो मैं यूँ नहीं कह सकता हूँ कि जो मेरा विभवांतर है वो भी क्या है, किसी आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। लेकिन ये आवेश को प्रवाहित करने में कहाँ पर, विद्युत क्षेत्र में। जैसे कि तुम्हारे पास में ये चालक तार है, यदि आवेश को यहाँ से यहाँ तक विस्थापित करना है ए बिंदु से बी बिंदु तक, तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के विभव में जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, विभवांतर। तो दोस्तों कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम। तो विभवांतर का मात्रक भी क्या होगा प्यारे दोस्तों, वोल्ट ही होगा। तो दो वर्ड जाने, एक विभवांतर जाना तो उसका मात्रक वोल्ट, एक ईएमएफ जाना उसका मात्रक भी वोल्ट। बात करते हैं कि ये वास्तव में विभवांतर क्या है, वास्तव में विभवांतर क्या है। तो दोस्तों विभवांतर वास्तव में एक प्रकार का क्या है, विद्युत दाब है। क्योंकि इसमें जब तक दाब में अंतर नहीं होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यहाँ से यहाँ हो पाएगा, तो जवाब आएगा नहीं। अर्थात विभवांतर एक प्रकार का विद्युत दाब है जिसके कारण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इलेक्ट्रॉन या आवेश का प्रवाह संभव है। जब तक ये दाब नहीं होगा तब तक आवेश का प्रवाह नहीं होगा। अब अपन ने देखा कि ये जो बिंदु थे दोनों के दोनों कहाँ पर थे, विद्युत क्षेत्र में। मतलब मुझे ए से कहाँ लेके जाना था, इसे बी की ओर। और ये वाला क्षेत्र कौन सा था मेरा, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया वो क्या कहलाया, विभवांतर। लेकिन दोस्त मान लो कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो ये इन दोनों बिंदुओं के विभव का अंतर ही है कि नहीं है। तो बार बार एक वर्ड निकल करके आ रहा है और वो वर्ड है विभव। इसे कभी कभार हम विद्युत विभव भी बोलते हैं, इसे सिंपल विभव भी कहते हैं, और अंग्रेजी की भाषा में इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल। तो अब जो अगला वर्ड है जिसकी हम चर्चा करेंगे उसकी चर्चा करेंगे पोटेंशियल के बारे में कि विभव होता क्या है। तो दोस्तों किसी भी चीज़ की अपन तुलना करते हैं तो उसका एक रेफरेंस बिंदु होता है, एक संदर्भ बिंदु होता है कि नहीं होता है, जिसके सापेक्ष हम चर्चा करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों यदि मैं एक बिंदु मानूं कि वो बिंदु बहुत दूरी पे है और उस बहुत दूर वाले बिंदु को मैं क्या मान लेता हूँ, अनंत मान लेता हूँ। अर्थात ये बिंदु कहीं पर पड़ा है जहाँ पर कुछ आवेश है और इस आवेश को मुझे इस विद्युत क्षेत्र में लाना है। किस में लेके आना है, इस विद्युत क्षेत्र में। मेरे पास में ये आवेश है और इस आवेश को कहाँ लेकर के आना है, इस विद्युत क्षेत्र में। दोस्तों उदाहरण के तौर पे मैं बोलूँ कि मान लो तुम क्लासरूम में पढ़ रहे हो और क्लासरूम में यदि पढ़ते हुए हो तो आप सिर्फ पढ़ने में फोकस करोगे, लेकिन अचानक से कोई बाहर बेवड़ा आ जाए दारू पी करके, तो क्या आप उसको क्लासरूम में घुसने दोगे? तो शायद जवाब आएगा कि सर नहीं घुसने देंगे। तो सेम ऐसा ही है। तो ये इसका क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में यदि मैं इस आवेश को लेके आऊँगा तो ये क्षेत्र इसका विरोध करेगा कि नहीं करेगा? तो शायद जवाब आएगा हाँ। तो इस आवेश को मुझे यदि इस क्षेत्र में लेके आना है तो मुझे इस क्षेत्र के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य। तो अनंत से इस आवेश को मुझे यदि यहाँ तक लेके आना है तो मुझे विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या करना पड़ रहा है, कार्य। किसको लाने में कार्य करना पड़ रहा है, उस आवेश को लाने में कार्य करना पड़ रहा है। तो उस अनंत से इस आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में लाने तक जो कार्य करना पड़ता है उस बिंदु का क्या कहलाता है, विभव। यदि मैं इस आवेश को अनंत से ए बिंदु पे लेके आऊँगा
तो ये क्या हो जाएगा, ए बिंदु का विभव जिसे हम कहते हैं वी ए। यदि मुझे इस आवेश को यहाँ पर बी बिंदु पे लेके आना पड़ेगा तो इसे बोलूँगा बिंदु बी का विभव वी बी, और इन दोनों विभव का जो अंतर होगा वही क्या कहलाता है, हमारा विभव अंतर। तो समझ में आ गया होगा कि जो मेरा रेफरेंस बिंदु है उसको मैंने अनंत माना, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई विभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपने एक खास चीज़ देखी जिसमें आपको बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो कि सर विभव की बात करें तब भी उसका मात्रक वोल्ट, और जब विभवांतर की मात्रक की बात करें तो उसका मात्रक भी वोल्ट, और जब ईएमएफ की बात करें तो उसका मात्रक भी वोल्ट। तो सर जब इनमें कुछ फ़र्क ही नहीं है तो 3 अलग अलग वर्ड लेने की ज़रूरत क्या पड़ रही थी। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त कि जो ये हमारा ईएमएफ वर्ड है और जो ये हमारा विभवांतर वर्ड है, इन दोनों शब्दों में क्या मुख्यतः फ़र्क है। देखो जैसे कि मेरे पास में क्या है, ये बैटरी है, तो ये बैटरी का प्रतीक है और ये बैटरी के क्या हैं दोस्तों, सिरे हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, टर्मिनल। मान लो ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। तो दोस्तों जैसे ही रासायनिक क्रिया होंगी तो बैटरी के अंदर क्या पैदा होगा, ईएमएफ पैदा होगा। लेकिन आप जानते हो कि कोई भी प्रक्रिया हो उसमें उस प्रक्रिया का या उस कुछ पदार्थ का खुद का अपना कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है। यहाँ बैटरी में हम क्या लेते हैं, विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट का खुद का अपना प्रतिरोध होगा। तो मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट का प्रतिरोध क्या है, आर है। तो यदि मैं इस बैटरी के सिरों पर, अर्थात आपने देखा कि बैटरी का ईएमएफ ये रहा और इसका खुद का प्रतिरोध आर ये रहा, और ये बैटरी के दो सिरे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, अर्थात एक एनोड और दूसरा कैथोड। यदि मैं बैटरी से किसी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं लगाऊं, किसी लोड को नहीं जोड़ूंगा, तो क्या बैटरी से कोई धारा प्रवाहित होगी? तो दोस्तों बैटरी से किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब दोस्तों बैटरी से कोई धारा नहीं निकल रही है तो क्या इस प्रतिरोध के सिरों पर किसी प्रकार का वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या वोल्टेज में पतन होगा क्या? तो शायद जवाब आएगा कि सर इसमें कोई वोल्टेज का पतन नहीं होगा। जब इसमें कोई वोल्टेज का पतन नहीं हो रहा है तो जो अंदर था वही विभव कहाँ पर आ जाएगा, इसके सिरों पर आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि धारा कब प्रवाहित नहीं होगी, जब हम बैटरी के सिरों पर कोई लोड नहीं जोड़ेंगे। नई लोड जोड़ने का मतलब नो लोड या शून्य लोड। तो दोस्तों नो लोड या शून्य लोड की स्थिति में बैटरी के टर्मिनल्स पर जो वोल्टेज उपस्थित होता है उसे हम उस बैटरी का क्या कहते हैं, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल कहते हैं। अर्थात शून्य लोड की स्थिति में बैटरी की जो टर्मिनल वोल्टता होती है वो उसके विद्युत वाहक बल के तुल्य होती है। लेकिन प्यारे दोस्त जैसे ही मैं बात करूं कि ये मेरी बैटरी है और मैं इससे किसी लोड को सप्लाई दे रहा हूं, मान लीजिए कि ये मेरा हीटर है, तो ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो जिसके कारण क्या प्रवाहित होगी, इसमें धारा। भाई इससे जब धारा निकलेगी तो क्या इसमें वोल्टेज का खर्चा होगा कि नहीं होगा? तो इसमें वोल्टेज का खर्चा होगा। तो यदि इसमें वोल्टेज का खर्चा होगा तो सिरों पे कम आएगा कि ज़्यादा आएगा? तो सिरों पर वोल्टेज क्या आएगा, थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। तो दोस्तों लोड की स्थिति में बैटरी के टर्मिनल पर जो वोल्टता होती है उसके दो बिंदुओं के मध्य के विभवांतर के तुल्य होती है। तो मैं कह सकता हूं कि जो बैटरी का जो ईएमएफ है वो उसका मान हमेशा उसके सिरों पर जो वोल्टता है उसके मान से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि शून्य लोड की स्थिति में बैटरी का जो ईएमएफ है वो एक्चुअल ईएमएफ है, या शून्य लोड की स्थिति में बैटरी के टर्मिनल पर जो वोल्टता है वो उसके ईएमएफ के तुल्य है, और लोड की स्थिति में बैटरी के सिरों पर जो टर्मिनल है वो उसके विभवांतर को रिप्रेजेंट करता है। एक दूसरी और खास चीज़ कि दोस्तों बैटरी का ईएमएफ यदि बैटरी डिस्चार्ज है तो ही जीरो होगा, अन्यथा बैटरी का ईएमएफ जीरो नहीं होता है। लेकिन दोस्तों विभवांतर का मान जीरो हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मेरे पास में ये प्रतिरोध है 5 ओम का, यहाँ पर मैंने लगाई 10 वोल्ट की बैटरी और यहाँ पर भी मैंने लगाई 10 वोल्ट की बैटरी। तो बताओ इसका अंतर कितना हुआ? तो विभव का जो अंतर होगा वो कितना आ गया, 0 आ गया। लेकिन बैटरी तो कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की है। तो दोस्तों ईएमएफ का मान शून्य नहीं हो सकता, लेकिन किसी पर्टिकुलर बिंदुओं पर अगर देखें तो उसका विभवांतर शून्य हो सकता
है। तो ये दो मुख्य अंतर है ईएमएफ और विभवांतर के बीच में। ईएमएफ को सामान्यतः ई से रिप्रेजेंट करते हैं और विभवांतर को सामान्यतः वी या VAB अर्थात दो बिंदुओं के मध्य के विभवांतर से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा शब्द विभव, वो तो क्लियर है कि जिसमें हमें किसी रेफरेंस बिंदु के सापेक्ष, जैसे कि मैं बोलूं कि मेरा इस ग्राउंड के सापेक्ष 5 मीटर की दूरी पे, तो पृथ्वी से मैंने तुलना की है कि नहीं की है, तो किसी भी बिंदु की किसी रेफरेंस बिंदु से तुलना करना, उस बिंदु का क्या कहलाता है, विभव। जैसे मैं इस बिंदु की बात करूं कि मान लो ये 5 मीटर की ऊंचाई पे, तो इस बिंदु के सापेक्ष तो 5 मीटर की ऊंचाई पे है, तो किसी रेफरेंस बिंदु के सापेक्ष उस बिंदु का जो विभव है वही उसका वास्तविक विभव कहलाता है। तो ये तो 3 वर्ड थे जिनके बारे में हमने चर्चा की, ईएमएफ, विभवांतर और विभव। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो तीनों के बीच में जो अंतर है वो समझ में आया होगा। और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। और दूसरी खास चीज़ कि दोस्तों वीडियो को तुम समझते तो हो, लेकिन लेट के बैठ गए, पढ़ने का कोई ध्यान नहीं है, तो जब भी पढ़े तो पेन कॉपी अपने हाथ में होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बोलता हूँ उनको साथ के साथ में अपनी कॉपी में नोट करें। और दोस्तों यदि आपको जो मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ, ये जो वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ, यदि ये पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करने की कंजूसी ना रखें। और यदि ये वीडियो आपके दोस्तों के लिए भी उपयोगी है तो उसको उसमें शेयर करो। और जो दोस्त इस चैनल पे पहली बार आए हैं, जो नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइबर के जो बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके रखें, ताकि जो मेरा नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो इस वीडियो में हम आगे की कुछ चर्चा और भी करेंगे कि हमारे पास में आखिरकार आया क्या था, कि ईएमएफ या विभवांतर की परिभाषा में आया था W/Q, और इससे एक मात्रक निकल के आया था, वो मात्रक आया था हमारे पास में वोल्ट। तो मैं साफ शब्दों में कह सकता हूँ कि चाहे ईएमएफ हो, चाहे विभव हो, चाहे विभवांतर हो, जो तीनों हैं उनका मात्रक क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। वैज्ञानिक अलेक्जेंडर वोल्टा के सम्मान में ये मात्रक क्या बोला गया प्यारे दोस्त, वोल्ट रखा गया। अब बात करते हैं कि साहब विभवांतर भी आ गया। तो जिस प्रकार हमने धारा आवेश को मापा था, उसी प्रकार क्या दो बिंदुओं के मध्य के विभवांतर को हम मापेंगे क्या? तो शायद जवाब आएगा कि सर हाँ, मापना तो चाहिए। तो दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर है उसको मापने के लिए एक युक्ति काम में लेते हैं, और उस युक्ति को दोस्तों हम कहते हैं वोल्ट मीटर। तो दोस्तों वोल्ट मीटर की सहायता से, जैसे कि मेरे पास में ये कोई परिपथ है, यहाँ पर कुछ बल्ब लग रहा है, यहाँ पर कुछ और जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मेरी बैटरी है जिसका ईएमएफ E है, जिसके कारण इसमें क्या प्रवाहित होगी, धारा। तो यदि मुझे इसके सिरों पर विभवांतर मापना है तो वोल्ट मीटर को कुछ इस प्रकार से लगाना पड़ेगा, उसके दो सिरों के मध्य। तो इस प्रकार से जोड़ना, एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से। तो कौन सा क्रम कहलाता है, समांतर क्रम। तो मेरे प्यारे दोस्त, दो बिंदुओं के मध्य के विभवांतर को मापने के लिए हम जो युक्ति काम में लेते हैं उसे कहते हैं हम वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब दोस्त आगे बात करता हूँ कि ये समांतर क्रम में जोड़ दिया, जैसे कि मान लो नहीं जुड़ा है, इससे पहले इस पूरे परिपथ में जा रही है मान लो धारा 1 एम्पियर। जब रास्ता एक ही है तो सभी में धारा 1 एम्पियर प्रवाहित होगी, लेकिन मैं मापने के लिए इसमें क्या लगा देता हूँ अब, वोल्ट मीटर। तो देखो धारा के लिए एक रास्ता कौन सा हो गया, ये वाला, और एक रास्ता हो गया ये वाला। तो क्या धारा इससे प्रवाहित होगी कि नहीं होगी, तो धारा इससे प्रवाहित होगी। लेकिन जब दोस्तों इसमें धारा का मान इस तरफ से आएगा तो इस तरफ धारा का मान घटेगा, और यदि इसमें धारा का मान घटेगा तो ये उपकरण पूर्ण रूप से काम करेगा क्या, तो जवाब आएगा नहीं। तो हम क्या चाहते हैं कि इसमें किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों धारा क्या होती है, I = V/R। तो धारा तो तभी प्रवाहित नहीं होगी जब हमारा प्रतिरोध क्या हो, अनंत हो, अर्थात 1/अनंत बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो धारा का मान तो 0 तभी संभव है जब इस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या हो, अनंत हो। तो मैं यूँ नहीं कह सकता हूँ क्या कि किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के विभव को अंतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं, इसे परिपथ के समांतर क्रम में लगाते हैं, और एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। लेकिन वास्तव में अनंत प्रतिरोध होता नहीं है।
तो अनंत प्रतिरोध नहीं होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मान चाहेंगे। तो जो व्यवहारिक हमारा वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध उच्च मान का होता है, मेगा ओम स्तर का होता है। अब बात करते हैं कि सर ये जो हमारा वोल्ट मीटर है ये वोल्ट मीटर बनाते किससे हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार हमने एमीटर बनाया था तो एमीटर किससे बनाया था, गैल्वेनोमीटर की सहायता से। तो दोस्तों जो गैल्वेनोमीटर है उस गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में कम मान का प्रतिरोध जोड़कर हमने बनाया था एमीटर, और इस गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़कर जो युक्ति का निर्माण होता है वो युक्ति कहलाती है वोल्ट मीटर। दोस्तों आपने एक शब्द और सुना होगा और वो शब्द सुना होगा विभव मापी, अंग्रेजी की भाषा में इसे बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। तो दोस्तों जो ये विभव मापी है ये क्या करता है, तो दोस्तों इस विभव मापी से भी हम वोल्टता मापते हैं। तो ये विभव मापी एक प्रकार का आदर्श वोल्ट मीटर है। कैसे मैंने इसे आदर्श वोल्ट मीटर कह दिया, क्योंकि जो विभव मापी जो विक्षेप देता है वो जीरो करंट की स्थिति में विक्षेप देता है, नल डिफ्लेक्शन की स्थिति में विक्षेप देता है। तो जीरो करंट लेगा, इसका मतलब इसका प्रतिरोध क्या है, अनंत है। तो सामान्यतः बैटरी का ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए हम विभव मापी काम में लेते हैं। विभव मापी एक आदर्श वोल्ट मीटर की भांति कार्य करता है। तो ये हो गया इसका मापन। अब बात करते हैं इससे आगे जुड़ी हुई बातें कि जो ये हमारा विभव या विभवांतर है वो कौन सी राशि है। तो हमने देखा कि विभव या विभवांतर क्या है, W/Q। तो कार्य कौन सी राशि होती है दोस्तों, अदिश राशि, और आवेश कौन सी राशि होती है, अदिश राशि। तो दो अदिश राशियों से हमेशा कौन सी राशि प्राप्त होती है, अदिश राशि ही प्राप्त होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त जो विद्युत विभव है एक अदिश राशि है। ठीक है दोस्त, तो ये तो थी विभव की और विभवांतर की एक छोटी सी कहानी जिसके बारे में हमें ज्ञान होना आवश्यक था। इस चीज़ को मैं आपको 1 मिनट में रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मैंने बात चर्चा की। तो दोस्त किसी भी परिपथ में आवेश को संचित करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, उस परिपथ का विभव या दो बिंदुओं के विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर। किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर का मान 0 हो सकता है लेकिन विभव का मान ईएमएफ का मान 0 नहीं हो सकता है। और शून्य लोड की स्थिति में बैटरी के टर्मिनल पर जो वोल्टता होती है उस बैटरी का ईएमएफ कहलाता है, और लोड की स्थिति में बैटरी के सिरों पर जो टर्मिनल वोल्टता होती है वो दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहलाता है। और इस विभव या विभवांतर को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर काम में लेते हैं, और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। इसे परिपथ के हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं। एक विभव मापी एक आदर्श वोल्ट मीटर है क्योंकि विभव मापी शून्य डिफ्लेक्शन की स्थिति में हमें क्या देता है, रीडिंग देता है, अर्थात एक विभव मापी होता है जिसका प्रतिरोध अनंत होता है। अब इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा न्यूमेरिकल जिसके बारे में आज की ही क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अपने पेन कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए और इस न्यूमेरिकल को नोट कीजिए। यदि किसी परिपथ में 25 माइक्रोकूलम आवेश प्रवाहित करने में 50 किलो जूल कार्य करना पड़ता है, तो बताइए बैटरी का ईएमएफ क्या होगा। दोस्तों आई विल रिपीट द क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि किसी परिपथ में, अब कोई सा भी विद्युत परिपथ हो, उसमें मुझे 25 माइक्रोकूलम आवेश प्रवाहित करना है। इस आवेश को मुझे प्रवाहित करने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य कितना कर रहा हूँ मैं, 50 किलो जूल। तो 50 किलो जूल मैं कार्य कर रहा हूँ 25 माइक्रोकूलम आवेश को प्रवाहित करने में। तो भाई ये जो कार्य कर रही है हमारी बैटरी तो कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी। तो दोस्तों इस बैटरी का ईएमएफ पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों ईएमएफ क्या होता है, तो अभी अपन ने 2 मिनट पहले चर्चा की थी कि ये क्या होता है, कार्य बटा आवेश।
अर्थात मुझे यदि कार्य और आवेश का मान पता हो तो मैं बैटरी का ईएमएफ आसान तरीके से निकाल सकता हूँ। यदि क्वेश्चन में मैं देखूँ तो कार्य कितना दे रखा है मुझे 50 किलो जूल। दोस्तों 50 का मतलब 50 और किलो का मतलब होता है 10 की घात 3। जिन दोस्तों को जानकारी नहीं है तो 1 किलो का मतलब होता है 10 की घात 3। तो 50 गुणा 10 की घात 3 जूल। इतना कार्य कितने आवेश को प्रभावित करने में किया जा रहा है? तो प्यारे दोस्त 25 माइक्रो कूलम। तो एक माइक्रो का मतलब होता है प्यारे दोस्तों 10 की घात -6। किलो का मतलब 10 की घात +3, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6। तो आवेश कितना हो जाएगा 25 × 10 की घात -6 और कूलम का कूलम। तो जो चीज़ दे रखी थी अपन ने नोट कर ली, फार्मूला अपने पता है, तो क्या ईएमएफ का मान निकाल सकते हैं कि नहीं? तो जवाब आएगा हाँ। तो कार्य की जगह कितना लिखूँगा 50 × 10 की घात 3 और इसकी जगह कितना मान रखूँगा 25 × 10 की घात -6। पहले सामान्य संख्याओं को हल कर लेते हैं, उसके बाद में घात वाली संख्याएं हल कर लेंगे। तो देखिए दोस्त 25 में 50 बार 25 दूना 50, तो कितना आएगा 2। ऊपर कितना है 10 की घात 3। दोस्तों नीचे क्या है 10 की घात -6 और जब ये ऊपर आएगा तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा +6। तो दोस्त 2 की जगह 2 और 3 और 6 घात कितनी हुई 9। तो 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 9 वोल्ट। तो ईएमएफ का मान कितना आया दोस्तों 2 गुणा 10 की घात 9 वोल्ट हमें प्राप्त हुआ। तो ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। दोस्तों 1 मिनट मेरे वीडियो को और सुनना और पूरी बातें सुनना। दोस्तों अक्सर होता क्या है कि आप वीडियो को देख लेते हो लेकिन ये भी रिप्लाई नहीं करते हो कि हमें वीडियो अच्छा लगा, बेकार लगा। कोई कमेंट है तो उसमें कमेंट करके दिखाओ। यदि पसंद आ रहा तो उसे लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो और इसे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें ताकि मैं रेगुलर आपके लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से जुड़ी हुई वीडियो ला सकूं। आज की क्लास के लिए इतना ही। सुनने के लिए थैंक यू।